नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी में। आज के अंदर हम लोग जो विषय लिया है वो लिया है कर्क लग्न का नवंबर महीने का मंथली प्रेडिक्शन। तो कर्क लग्न के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कर्क लग्न, अगर आप देखेंगे, अगर आपके पहले घर में 4 लिखा है तो ये आपका कर्क लग्न है। परंतु अगर आपका कहीं पे 4 लिखा है इन 12 ब्लॉक्स के अंदर में और वहां पे चंद्रमा बैठा है तो आपकी कर्क राशि है, ना कि कर्क लग्न। तो अगर पहले घर में 4 लिखा है तो ये कर्क लग्न है। और ये कर्क लग्न वालों के लिए जो है प्रेडिक्शन है नवंबर मंथ का। तब आप इसे आगे देखिएगा, अदरवाइज इसे अभी स्टॉप कर दीजिएगा। कर्क लग्न वालों के लिए अगर आप देखा जाए तो कर्क लग्न जो है वो चंद्रमा का लग्नाधिपति है, चंद्रमा उसके। और चंद्रमा से जो रहता है हर 2 सवा 2 दिन एक घर में रहता है, फिर दूसरे घर में जाके वो चेंज हो जाता है। तो वैसा ही कर्क लग्न वालों का स्वभाव होता है। कर्क लग्न वालों का उसमें स्वभाव आप देखिए तो बहुत मूड इनका स्विंग करता है। जिस तरह चंद्रमा चेंज होता रहता है वैसे इनका मूड भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। तो अगर आपको देखना हो कोई कर्क लग्न के स्त्री या पुरुष के बारे में जानना हो तो उसका मूड बहुत जल्दी चेंज होगा, तो वो कर्क लग्न का आदमी रहेगा। साथ में आप देखेंगे तो अप एंड डाउन इनके बहुत ज्यादा रहते हैं कर्क लग्न में। तो कर्क लग्न वालों के अगर जिंदगी में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आ रहे हैं चंद्रमा के मूवमेंट के कारण, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो नेटिव है या ये जो जातक है वो कर्क लग्न का है। कर्क लग्न में अब देखा जाए तो चंद्रमा को क्वीन भी कहा जाता है। और एक तरह से सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा क्वीन है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य ने सिंह लग्न लिया था तो चंद्रमा ने कर्क लग्न लिया था। उसके बाद बाकी सब ग्रहों ने अपने अपने लग्न लिए थे। जैसे बुध ने कन्या लग्न और मिथुन लग्न लिया, उसी के साथ में फिर बाद में शुक्र ने वृषभ लग्न और तुला लग्न लिया, मंगल ने मेष लग्न और वृश्चिक लग्न लिया, गुरु ने देखा जाए तो धनु लग्न और मीन लग्न लिया। और अंत में बचे शनि महाराज जिनके हाथ लगे मकर लग्न और कुंभ लग्न। तो उसमें से अगर आज हम लोग जो बात करेंगे वो कर्क लग्न वालों के लिए बात करेंगे। और इसका अगर ओवरऑल पूरा चार्ट हम लोग देखें तो पूरे चार्ट को अगर गौर से देखा जाए तो कर्क लग्न पहले घर में और दूसरे यानी कि सेकंड हाउस सूर्य का, तो परिवार के प्रति बड़ा इनको झुकाव रहता है। और यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं तो परिवार का एक अभिमान लेके कर्क लग्न के जो जातक हैं वो काम करना पसंद करते हैं। साथ में देखें तो अभी शुक्र जो है वो तीसरे घर में है। शुक्र तीसरे घर के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। और ये भी इसमें लगता है कि तीसरे घर में यानी कि पड़ोस का घर है, तो पड़ोस के घर के अंदर अगर हम बात समझे तो कुछ प्रेम वगैरह भी हो सकता है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इस शुक्र के कारण आपको देखना होगा कि अपनी रेपो को बचाने की जरूरत है। इसीलिए अपनी रेपुटेशन को बचाने का महीना है नवंबर का, उसमें ध्यान दीजिएगा। और उसमें बताएंगे किस तारीख को, किस डेट को विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है, उसे जरूर समझिएगा ताकि उस दिन आप सावधान हो सके शुक्र को लेकर। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो शुक्र जो है बुध के घर में बैठे हुए हैं। और सूर्य जो है 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। और बुध जो है 22 सितंबर से 27 नवंबर तक आपके चौथे घर में रहेंगे। चौथे घर में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चौथे घर में सूर्य को अगर देखा जाए तो एक तो घर के अंदर में सूर्य का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। सूर्य जो है वो पूरे विश्व को रोशनी देता है और घर में बंद होकर सूर्य और राजा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य चौथे घर में बहुत ज्यादा सुकून नहीं देता। साथ में थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह बढ़ाने का भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम मतलब
तुला राशि में है, तो तुला राशि का सूर्य भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये यहाँ पे हालांकि देखिए तो बुद्ध आदित्य योग जरूर बना हुआ है, पर ये आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगा, मन में थोड़ी शांति नहीं देगा, थोड़ी अशांति देगा, मन में बहुत सारे विचार चलते रहेंगे आपके, जिनका आपको जवाब नहीं होगा। इसमें बुद्धि कुछ कहेगी और मन कुछ और कहेगा, इस तरह का योग दिख रहा है। परंतु जब सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे, यानी कि आपके पंचम स्थान में आएंगे, तो एक परिवर्तन योग बनेगा शुक्र और बुध के बीच में। तो वो एक बहुत अच्छा योग होगा। उसके अंदर में आपके कुछ घर के लेकर थोड़ी सी प्रोग्रेस आपको दिखेगी। साथ में अगर आप देखेंगे तो भाई बहनों की तरफ से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, कुछ छोटी सी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। और ये परिवर्तन योग आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा, क्योंकि ये केंद्र के साथ में परिवर्तन योग बना है। इसमें और जो सबसे अच्छी बात देखने को आपको मिलेगी कि हाँ, सुखेश में भी सूर्य का है, तो माता की तरफ से भी कुछ थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। माता जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी आपकी बात का। हालांकि राजकुमार बुध साथ में है, बट वो भी बुध भी जो है वो अभी वक्री चल रहे हैं 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो 2 नवंबर के बाद आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, परंतु उससे पहले कुछ वाद विवाद भी माता के घर में हो सकता है। फिर आप देखेंगे केतु जो है वो आपके संतान हाउस में है। संतान हाउस में है, कुछ नए नए आइडियाज आएंगे आपको, दूर के आइडियाज देखने को मिलेंगे कि अलग अलग आइडिया आए हैं, और ऐसा लग सकता है कि उन आइडियाज को किस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा, केतु पंचम स्थान में यानी त्रिकोण में आपके बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपको कुछ आध्यात्म में भी आपका रुचि बढ़ेगी। आध्यात्म में कुछ एक नई विद्या सीखने की इच्छा होगी, जिस तरह से जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजी या इस तरह का, तो वो जानने का आपका बहुत मन करेगा, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में है। जब सूर्य केतु के साथ में मिक्स होंगे तो वो अच्छा योग नहीं होगा। तो उस समय आपको सूर्य के मंत्र करके और सूर्य के मंत्रों के साथ में कुछ उपाय आपको जानवर यानी कि कुत्ते को रोटी देने से भी बेनिफिट मिल सकता है। तो सूर्य के मंत्र तो आपको कंटिन्यू अभी करने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 महीने तक, कम से कम 14 दिसंबर तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हम आगे की बात बढ़ते हैं, तो गुरु जो है वो आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर में बैठे हुए हैं, तो ये छठा घर ननियाल का, नानी का घर भी होता है, और छठा घर जो है शत्रुओं का भी होता है। और गुरु जो है अब 6 जून से 19 नवंबर तक यहाँ धनु राशि में बैठे थे। उसके बाद में अब ये आगे क्या कहते हैं 20 नवंबर को केंद्र में चले जाएंगे शनि के साथ में। तो अब ये गुरु जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसकी दृष्टि कर्म स्थान पे थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्म स्थान पे, परिवार पे और खर्चों पे। तो कर्म स्थान को गुरु ने संभाल रखा था, तो कामकाज आपका ठीक चल रहा था। अब ये गुरु जो है यहाँ से 10वीं राशि शनि में ही चले जाएंगे। शनि में जाने के बाद में क्या होगा कि आपके विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि जब कर्माधिपति और धर्माधिपति योग दोनों एक साथ होते हैं तो विवाह के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ में जब मंगल का और शुक्र का और चंद्रमा का गोचर होता है, तो उस समय में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि अब आपके शादी के योग बनते जा रहे हैं। इसमें और आगे अगर हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे, तो शनि आपके पार्टनरशिप या इसमें है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ नए एक्सपांशन या उसके बारे में सोचना हो तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि गुरु और शनि के साथ में एक नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा। अब उसमें आगे अगर हम लोग देखें तो मंगल जो है वो आपके कारक ग्रह है। कारक ग्रह इसलिए है क्योंकि वो आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और मंगल जो है वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य स्थान में आने पे, परंतु वो 10 सितंबर से लेके 13 नवंबर तक रेट्रो है, तो भाग्य थोड़ा सा मंद चलेगा। भाग्य 13 नवंबर के बाद में एक रफ्तार पकड़ेगा आपकी, और मंगल जो है वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण आप देखेंगे कि आपको कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हमेशा फायदा रहा है। परंतु अभी आप देखेंगे कि जो केंद्र का स्वामी है वहां से वो 12वें घर में है,
तो भाग्य का आपको या तो विदेश वगैरह से फायदा हो सकता है या फिर कुछ खर्चा हो सकता है, उस चीज को आपको सोचना होगा। तो वो आपको ध्यान देने वाली बात है। और मंगल का जो रेट्रो है वो 13 नवंबर के बाद वो चेंज होंगे, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये भी देखना है कि जो कर्म स्थान के स्वामी हैं वो वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का कुछ सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। तो गुरु का एस्पेक्ट भी है और कुछ भाग्य का एस्पेक्ट भी है, तो वो बेनिफिट मंगल आपको देता रहेगा। इसमें सबसे आखिर में बैठे हुए हैं अभी 11वें घर में राहु। राहु आपके शुक्र की राशि में है। 23 सितंबर के बाद में राहु जो है वृषभ में आ गए हैं। उनकी अगर आप देखेंगे डिग्री तो 27 डिग्री से वो 26 डिग्री रेट्रो चल के मूवमेंट होगा उनका। और अभी ये मतलब हाउस जो है ऑड है और राशि जो है वो इवन है। तो इसके कारण अगर आपको बात देखने योग्य यहाँ पे बात जो है वो ये आएगी कि ये मृत अवस्था में अभी चल रहे हैं, बट ये बाद में जैसे जैसे ये वृद्धावस्था और युवावस्था को क्रॉस करेंगे तो इसके इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलेंगे। तो कहीं पे भी लाभ स्थान में राहु है तो कहीं से भी छोटा जल्दी लाभ पाने की आपकी इच्छा हो सकती है। और दूसरा, राहु की दृष्टि शुक्र पर भी है, तो पड़ोस के अंदर में भी कुछ अगर प्रेम या इस तरह का हो तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, अदरवाइज बदनामी होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ में बच्चों के उसमें भी आप देखिएगा, और शनि के ऊपर में भी राहु की दृष्टि है। तो ये सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी तरह के पेपर वगैरह को साइन करते हुए ध्यान से साइन करना पड़ेगा। उसके बाद में और अगर आपके लग्न को ओवरऑल चार्ट को देखा जाए तो आपको सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सपोर्ट है, मंगल का सपोर्ट रहेगा, साथ ही साथ में केतु का रहेगा आध्यात्म की तरफ में। तो ओवरऑल आपका जो है टाइम पीरियड अच्छे से निकल जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो खराब दिन जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो 4 और 6 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में यानी कि आपके 12वें घर में जाएगा, तब आपको ध्यान देना होगा। कुछ खर्चे वगैरह हो सकते हैं, पर कहीं से पैसा आने जाने का भी लगेगा। साथ ही साथ में 4 से 6 में 6 तारीख को गज केसरी योग भी बन रहा है, बट उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। 11 और 12 नवंबर को भी खराब दिन में इसलिए चुना है क्योंकि 11-12 नवंबर को शुक्र के साथ चंद्रमा जाएगा। तो इस दिन आपको विशेष ध्यान रहना पड़ेगा अपनी रेपुटेशन का, और ज्यादा से ज्यादा आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा, किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन में ना पड़ जाएं जहां पे आपकी रेपो को खराब हो सके। इसमें और देखिएगा 17 और 19 नवंबर को देखिएगा तो धनु के अंदर यानी कि अगर छठे स्थान में रहेंगे, ये भी गज केसरी योग बना रहा है, परंतु इसका भी आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लास्ट में 21 से 24 नवंबर को आप देखेंगे तो वो अष्टम स्थान में जाएगा, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा और उसका भी आप फायदा ज्यादा नहीं उठा पाएंगे। अच्छे दिन देखिए, गुड डेज, तो 7 से लेके 10 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एकदम से छा जाएंगे, आपको बहुत लाभ होगा अचानक से, जिसके कारण आपको लगेगा कि बहुत जो गलतियां आपने 4 से 6 नवंबर को करी उसको आप ठीक कर सकेंगे। और 25 से 30 नवंबर को आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उसके अंदर में आपको भाग्य का और कर्म स्थान के अंदर में प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। तो ये ओवरऑल आपका कर्क लग्न का चार्ट रहेगा। अगर कर्क लग्न आपका है, चंद्रमा आपका स्वामी है, तो अगर आप लॉकेट पहनते हैं तो उसको हमेशा सर्कल के फॉर्म में पहनिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होता है। अगर दूसरा, जब आप देखेंगे कि कर्क लग्न के साथ में चंद्रमा का मूड रहता है तो हमेशा विचारों में ही चलते रहते हैं। विचारों में चलने के कारण क्या होता है कि अगर आप एकांत में भी खड़े तो इतने सारे विचार आपके साथ में आते हैं, उनको बचने के लिए आपको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि शिव जी की उपासना करिए या रुद्रा अभिषेक करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट रहता है। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो प्रदोष का व्रत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, जिसके कारण आपकी लाइफ में जितनी भी अनस्टेबिलिटी है उसको आप ठीक कर सकते हैं।
और भी बहुत सारा लग्न के अंदर में आप ग्रहों को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें से निकाली जा सकती है मैथमेटिकली, और जाना जा सकता है। चंद्रमा जो है वो माह के कारक भी माने जाते हैं, और एक अगर उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, यानी कि अगर वो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा है और पूर्णिमा के नजदीक जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी नंबर ऑफ रेज जो है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वहां से भी इस चीज को निकाला जा सकता है। और बाकी अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ डिटेल जानना हो कि ग्रहों के बारे में या डिग्रीज के बारे में या फिर अपने खुद के चार्ट के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।